हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है वो प्राइसेस और इन्फ्लेशन से ताल्लुक रखता है। यहाँ पे प्राइसेस और इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि हमने किस तरह से बढ़ती इन्फ्लेशन के बाद भी काफी कंट्रोल रखा है चीजों को, और यहाँ रीजंस बताए गए हैं क्या क्या इन्फ्लेशन के हैं। कुछ नए टर्म्स भी इन्फ्लेशन के बारे में यूज किए गए हैं, तो जानेंगे सब कुछ। आपको क्या करना है, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। मुझे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, एक ट्रेंड हमने देखा है पहले चारों चैप्टर्स में। बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन रही है, उसकी वजह से फ्रेश चैलेंज रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को। हमने काफ़ी लंबे समय पहले भी चर्चा की है और कई बार चर्चा की है कि जब जब गवर्नमेंट जो है वो या स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देती है, जब मनी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज की ईजिंग होनी शुरू हो जाती है, अकोमोडेटिव स्टैंस जो है सर आरबीआई लेने लग जाता है, तो उसका हमें एक रिपरकशन देखना पड़ता है। वो होता है इन्फ्लेशन के फॉर्म में। ओवर मनी सप्लाई का मतलब है लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सस्ते लोन्स अवेलेबल हैं, लोग उसको लेके कंज्यूमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग कर रहा है। प्रोडक्टिविटी जो है वो या यूसेज जो है बढ़ गया है, कंजप्शन बढ़ गया है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आपको हाई दिखेगी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है सिर्फ भारत में नहीं बढ़ रही है, एडवांस इकोनॉमीज में भी और साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी बढ़ी है। इनफैक्ट सर्वे तो ये कहता है कि इंडिया बहुत बेटर प्लेस्ड है। अगर आप ईडीएमडीईज यानी इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई चली गई थी। भारत ने फिर भी इसको कंट्रोल कर लिया। जैसे कि एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझाया गया, ग्राफ के थ्रू, कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो आपको इंडिया में एक बाउंडेड मैनर में दिख रही है। यानी हम 4 और 6%, 2 और 6% के बीच में ही घूम रहे हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में इन्फ्लेशन 10% पे पहुंच गई। वहीं आप बात करेंगे यूएसए की, तो यूएस तो कहाँ 2% पे होता था, 7% पे पहुंच गई। तो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय रहा है बाकी कंट्रीज़ के लिए। हमारी कंट्री अभी भी बेटर प्लेस्ड मानी जा रही थी। इनफैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको बोला, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई थी। अब 3.1% का एडवांस इकोनॉमीज़ में रहा और 5.7% का एवरेज जो है वो आपका इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में रहा। रीज़न वही बताया गया कि कोविड रिलेटेड स्टिमुलस स्पेंडिंग हुई है, डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन है, जब हम बात करते हैं सीपीआई की, तो सीपीआई के केस में आप देखेंगे कि सर्च कहाँ-कहाँ देखा गया, एनर्जी में, फूड में, नॉन फूड कमोडिटीज़ में। अब ये रीज़न इसका बहुत बड़ा बताया गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है वो इम्पैक्टेड थे, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई थी, शिप्स अवेलेबल नहीं थे, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे। इन सब रीज़न्स की वजह से आपको बढ़ी हुई इन्फ्लेशन दिखेगी। इनफैक्ट सीपीआई बढ़ने का एक और रीज़न है, क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ने लग गई। किस तरह से क्रूड ऑयल जो है वो माइनस के डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया था, और वहां से जब वो रिकवर किया है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से ओपेक कंट्रीज ने फिर से सप्लाई कट्स करना शुरू कर दिया, जिससे जो इसके प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइसेस जो है भारत के लोगों को इम्पैक्ट नहीं किए, क्योंकि सरकार ने कई प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी में कट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स में कट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में कट किया। इसकी वजह से आपको सस्ता तेल मिलता रहा। अब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन पे पहले ध्यान देंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो मॉडरेट रहा है, लेकिन अब थोड़ा चिंता का विषय है कि 7% को हम लोग टच कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो वो काफ़ी चिंताजनक रहा है। तो उसमें आपको डबल डिजिट जो है परसेंटेज दिखा है, 12 साढ़े 12% पे आपकी WPI चल रहा था। इसके बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो लो बेस ईयर था, प्रीवियस ईयर में आपने देखा कि मंडीज बंद थी, तो वहाँ इन्फ्लेशन 1% तक गिर गया था। अब उसकी अपेक्षा अगर आप बेस ईयर की अपेक्षा देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े और फ्रेट कॉस्ट जो है बढ़ी है। इससे होलसेल मंडियों में आने वाला जो सामान है, जो कमोडिटीज़ हैं, वो कॉस्टली मिलने लगी हैं। अगर आप यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे जनरल इन्फ्लेशन क्या रहा है, तो जनरल इन्फ्लेशन में आप देखेंगे कि WPI अब तक का ऑल टाइम हाई है। कहाँ WPI माइनस या जीरो पे आ गया था, इस तरह चलता था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सीपीआई जो एक तरह से वो ट्रेंड मेंटेन किए हुए है। अगर आप सीपीआई के केस में एग्री लेबर देखेंगे, रूरल लेबर देखेंगे, तो आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हाइक नहीं हुआ है। आगे हम करंट ट्रेंड्स की बात करेंगे। अगर रिटेल इन्फ्लेशन के ट्रेंड की बात करेंगे तो फिर भी अभी हम अपने टारगेट में, आपको याद होगा कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका काम होता है इन्फ्लेशन टारगेट करना। उसका काम होता है कि 4% जो है वो एक एक हमारा टारगेट रेट है। इससे ±2% इन्फ्लेशन मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन 2 और 6% के बीच में, तो माना जाता है कि कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। अब ये जो
यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने देखा इस तरह से, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो एक राइजिंग ट्रेंड देखा गया है। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो अलग अलग तरह की टर्म्स होती हैं। जब हम बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो वो टोटल इन्फ्लेशन मेजर कर लेती है, जिसमें कमोडिटीज में फूड, एनर्जी प्राइसेस सब कुछ होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखती हैं, क्योंकि फूड और एनर्जी काफ़ी बड़ा कॉम्पोजिशन होता है उनकी इन्फ्लेशन बास्केट का। वहीं आप डेवलप कंट्रीज को देखेंगे तो वो कोर इन्फ्लेशन मेजर करती हैं। वो कहती हैं कि हमें फूड और एनर्जी को हमें बाहर रखना है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो कोर इन्फ्लेशन में आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैलकुलेट किया जाता है माइनस फूड एंड एनर्जी। वैसे तो कहा जाता है कि अधिकतर कंट्रीज जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इस वाले मेथड को दिखाएं, इससे प्राइसेस को कैलकुलेट करें, क्योंकि इससे जो इम्पैक्ट है ना इन्फ्लेशन का कम दिखता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ क्या हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को स्कीम्स चलानी होती है, गवर्नमेंट को फूड बेनिफिट्स देने होते हैं, फूड सिक्योरिटी देनी होती है, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के आंकड़े निकाल के रखती है, जिससे कि वो अपनी बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा सके। आज भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन सरकार पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो इसलिए सरकार यहाँ पे फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में कैलकुलेट करती है। तो याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ कैलकुलेट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसी में से जब फूड एंड एनर्जी निकाल देते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। इनफैक्ट सरकार ने यहाँ पे इस बार सर्वे में एक और टर्म यूज किया, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। ये कहा गया है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें और निकाल दी हैं, मतलब हमने कोर में से भी कुछ चीज़ें निकाल दी हैं। तो कोर में से हमने क्या किया कि जो मेन फ्यूल आइटम्स में जैसे आप देखेंगे, पेट्रोल फॉर व्हीकल, देन डीजल फॉर व्हीकल, लुब्रिकेंट्स एंड अदर फ्यूल्स फॉर व्हीकल, ये सब हटा दिया गया है। फूड एंड बेवरेजेस और साथ ही साथ फ्यूल एंड लाइट भी हटा दिया गया है। यानी हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन में से ये 4-5 फैक्टर्स जो है हटा के अपने रिफाइंड कोर की तरफ बढ़े हैं। तो आप याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से कोर इन्फ्लेशन निकाला, और जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से कुछ और चीज़ें कम कर दी, जो कि ये सब यहाँ दी हुई हैं, ये आपका हो गया रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे तो सरकार कह रही है कि रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो कन्वेंशनल लेवल पे काफ़ी नीचे है, क्योंकि हम उसमें कोर फ्यूल तो हम यहाँ पे काउंट कर ही नहीं रहे, तो चीज़ें जो है वो स्थिति जो हमारी बेहतर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिटेल कोर इन्फ्लेशन यहाँ पहुँच रही है, जबकि रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 5% के आसपास है। तो इसमें 1% का गैप इसीलिए है क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, सरकार ने उसको हटा दिया है। अब कुछ और ड्राइवर्स यहाँ पे बताए गए हैं। रिटेल इन्फ्लेशन के ये सब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि फ्यूल एंड लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। बात आती है कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए। देखो, सेंट्रल एक्साइज को कम किया, वैट को कम किया, ठीक है, बफर स्टॉक को क्रिएट किया, और सबसे बड़ी बात है कि पल्सेस को, तूर को, उड़द को फ्री इंपोर्ट जोन कैटेगरी में रखा। जीरो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो मसूर पे या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है उसको भी कम किया गया। एडिबल ऑयल्स पे भी बेसिक ड्यूटी कम की गई, जिससे कि खाने का तेल सस्ता हो। पेरिशेबल एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए सरकार ने अपनी टॉप स्कीम टमाटो, अनियन, पटाटो को टोटल में कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ 41 पेरिशेबल गुड्स पे काम किया। किसान रेल को यहाँ पे बेटर किया। साथ ही साथ वेजिटेबल्स के लिए तो सरकार कह रही है कि हाँ, नेगेटिव हमने इन्फ्लेशन रेट देखा। साथ ही साथ सीजनैलिटी और इरेगुलरिटी की बात यहाँ पे सरकार ने सर्वे में की है, जिसमें कहा है कि जो सीजनैलिटी है वो काफ़ी बड़ा शॉक रहा है टमाटो और अनियन के रिटेल प्राइसेस में। माना जा रहा है कि पहले प्राइसेस कम थे, फिर एकदम से प्राइसेस में जंप आया, उसकी वजह से सीजनल इश्यूज यहाँ पे रहे हैं। वहीं सरकार ने एलपीजी और केरोसिन प्राइस ट्रेंड की बात की है, तो कहा है कि इसको भी हमने कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखा है। डिस्पाइट ऑफ हमें जो है महंगा मिल रहा है, हमने वो प्रेशर जो है अपने कंज्यूमर पे नहीं डाला, और हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू टाइमली उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं, जिससे वो इन एरियाज में, जो दूर के एरियाज में रहते हैं, वो इस बेनिफिट का लाभ उठा सके, अब इस स्कीम का बेनिफिट उठा सके। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन के केस में फूड एंड बेवरेजेस सबसे हाईएस्ट चेंज फैक्टर रहा, पान, टोबैको, देन क्लोथिंग, फुटवेयर, क्योंकि कोविड था, ज़्यादा कंजप्शन नहीं था इसका, हाउसिंग की डिमांड भी कम रही, फ्यूल लाइट जो है वो कम रहा, लेकिन हाँ, मिसलिनियस के केस में थोड़ा ज़्यादा देखा गया। तो सीपीआई में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली जो इस बास्केट में सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाला इंडिकेटर है वो है फूड एंड बेवरेजेस का। अच्छा, यहाँ पे रूरल अर्बन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल निकालने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि रूरल एरिया में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड इन्फ्लेशन थी, अब ग्रोथ जो थी वो कम थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिक्लाइन देखा गया, जबकि अर्बन में आपने देखा कि जो है वो लगभग ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसे केसेस में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ का जो एक काफ़ी ज़्यादा जो तबका जो ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया था, तो उसकी वजह से अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा गया कि एक डाइवर्जेंस जो है वो कम हुआ है।
अब देखो वेरिएशंस के बहुत सारे इफेक्ट्स बताए गए हैं। एक तो बेस इफेक्ट में चेंज होना, ठीक है, आपने देखा डब्ल्यूपीआई का लो बेस रहा, सीपीआई का बेस हाई था, कंसेप्चुअल डिफरेंस था हमारे कैलकुलेशन के तरीके में। देन उसके बाद वेरिएशन रहे हैं अलग अलग आइटम्स में कि कुछ आइटम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, कुछ आइटम कम महंगे हुए। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था कि आपको सीपीआई में ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स हमने देखा 45% बढ़ गए, कुछ एक फैक्टर्स 2-3% बढ़े, तो एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो कम रही। फिर कहीं ना कहीं डिमांड नहीं थी, तो डिमांड नहीं होने की वजह से इन्फ्लेशन का रेट जो है आपको कम दिखा। इसके बाद ट्रांजेक्शन जो है घरों में, हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रांजेक्शन्स काफ़ी बढ़े। तो इससे क्या हुआ, आपने देखा कि सिग्निफिकेंट डिमांड जो है और सप्लाई में फॉल रहा है। अब लेकिन अब जैसे ही कोविड के टाइम पे लोन्स जो है वो सस्ते हुए, तो सरकार ने डिमांड इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर घर खरीदने के लिए, या फिर घर की कंजप्शन, या फिर हम कहें डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को बढ़ाया, आरबीआई ने मनी सप्लाई को बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात है, जो अनसोल्ड रेजिडेंशियल यूनिट्स काफ़ी लंबे समय से खाली थे, उनमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा गया, यानी मतलब हाउसिंग प्राइसेस में तो कोई खास चेंज नहीं आया है। फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती रही कि अफोर्डेबल प्राइसिंग रहे। इसके लिए नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, उसने काम किया है कि ड्रग प्राइसेस कंट्रोल में रहें। ये एक अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का। तो फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के केस में सरकार ने कंसंट्रेटर्स पे कैप लगाया, फिर ट्रेड मार्जिन्स पे कैप लगाया, जितने भी हमें कोविड में काम ज़रूरी थी चीज़ें, जिसमें ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर है, शेड्यूल ड्रग्स के प्राइस पे कैप लगाया, और एक मल्टी प्रोन अप्रोच जो है उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर किया फार्मास्यूटिकल की। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है सप्लाई साइड का, उसको लेके सरकार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आई है। सरकार अब आगे हम बात करें ओवरऑल फूड के केस में, ओवरऑल हम बात करें मैं इन्फ्लेशन मैनेज करने के केस में, तो प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अब हम करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो रियलिस्टिक बफर स्टॉक राइस और व्हीट का मेंटेन कर रही है। इसके लिए सरकार एचवाईवीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के इनिशिएटिव्स लेके आई है, एमएसपी सपोर्ट को बेटर किया है, प्रोक्योरमेंट अपना बेटर किया है, एक कैलिब्रेटेड इम्पोर्ट पॉलिसी लेके आए हैं, जिसमें हमें लगा जो चीज़ें भारत में महंगी है वो बाहर से इंपोर्ट करके सस्ती कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमने इस तरह से जो अपने लोकल फार्मर्स थे उनको भी नाराज़ नहीं किया है, उनको भी ये ना लगे कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। साथ ही साथ 5 साल के एमओयूज़ जो हैं हमने पल्सेस इंपोर्ट पे साइन किए हैं। म्यांमार, मलावी और मोज़ेम्बिक, याद रखिएगा 3 एम कंट्रीज़ के साथ हमने एमओयू साइन किए हैं। कौन से? पल्सेस इंपोर्ट के। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बेटर किया है, ऑपरेशन ग्रीन, किसान रेल एक्सेट्रा के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार जो है वो ये बात मान के चल रही है कि अगर आप अपनी फूड की सप्लाई को मेंटेन रखेंगे, फूड शॉर्टेज नहीं होगी, फूड सप्लाई में कोई क्राइसिस नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली आपको कहीं पे भी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिखेगा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि जब हम सीपीआई में इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जब हम डब्ल्यूपीआई में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो इस बार का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का फैक्टर ही चेंज इन फूड प्राइसेस रहा है, और उसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करने के बाद इस सर्वे में कर रही है। बाकी सारे सर्वे में मैं कुछ नहीं, मतलब इस चैप्टर में मैं कुछ नहीं समझना, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।